लिखना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वेक्टर का एक्चुअली। तो लिखे डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर, unit vector is the vector whose magnitude is 1, whose magnitude is 1, and it is used to represent the direction, pure direction of a vector, purely direction of given vector। तो इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर जो है उसको लिखने का तरीका है, सपोज ए कोई वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर है ए, ये वेक्टर है और इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है कि नहीं? तो ए वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ रहते हैं, उनको अलग अलग करना है हमको। तो हम ए वेक्टर को लिखेंगे, मैग्नीट्यूड को लिखेंगे मॉड ए, और जो डायरेक्शन है वो रह जाती है। तो अगर हम केवल डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो ये जो डायरेक्शन है इसी को ए कैप से लिखें, और यही यूनिट वेक्टर का। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर और ए कैप, इसका साइन आपको क्लियर हो गया, ए कैप। ये जो होगा ये होगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, और इसी को बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। सो बेसिकली यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये मेरे ख्याल से आपको पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि मॉड अगर एक कहा जाए, किसी भी यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 है। क्यों 1 होता है? क्योंकि ये केवल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिए होता है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 करना पड़ता है। तो किसी भी मैग्नीट्यूड, अरे भाई किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप 1 कर दोगे तो उसके पास केवल क्या बचेगी? डायरेक्शन बचेगी। अब मैग्नीट्यूड 1 करने के लिए ही उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन, तो अभी 5 न्यूटन भी है और ईस्ट डायरेक्शन भी है। हमें इसे यूनिट वेक्टर बनाना है तो हमें 5 का डिवाइड करना है, तो 5 का 5 से डिवाइड होगा तो केवल 1 बन जाएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 कर दिया आपने, 1 न्यूटन फोर्स। लेकिन डायरेक्शन क्या रही? ईस्ट। तो अब आप देखें ये यूनिट वेक्टर हो गया फोर्स का, और ये केवल आपको डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो कभी भी किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 कर दिया जाए तो फिर वो केवल डायरेक्शन बताता है, और उसी वेक्टर को कहा जाता है यूनिट वेक्टर। मेरे ख्याल से आप यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे, केवल डायरेक्शन बताना। लेकिन वो तभी है जब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कर दो तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर जो है एक है, इसका मॉड करेंगे मैग्नीट्यूड तो वो क्या होगा? 1 है ना। और ए कैप अगर ऐसा लिखा है तो ये गिव्स ओनली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के लिए काम है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, यूनिट वेक्टर, अब हम बार बार यूनिट वेक्टर नहीं करेंगे, इसलिए डायरेक्शंस को डिफाइन किया गया है। डायरेक्शंस, ओके। ज्योग्राफिकल फॉर्म में डायरेक्शन को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे बोलते हैं ज्योग्राफिक में, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। लेकिन मैथमेटिक्स या फिजिक्स में ऐसे नहीं बोलते। मैथमेटिक्स या फिजिक्स में डायरेक्शन के लिए कार्टेशियन सिस्टम बेस्ड है, क्योंकि पूरी फिजिक्स मैथमेटिक्स बेस्ड है और मैथमेटिक्स जो है वो कार्टेशियन सिस्टम पर बेस्ड है। इसलिए डायरेक्शन के लिए हम एक्सिस का यूज करते हैं। ये होता है ओरिजिन, आप अच्छे से जानते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ प्लस एक्स एक्सिस होती है, ये होती है प्लस वाई एक्सिस, और ये लेते हैं हम प्लस जेड एक्सिस, और इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो ये डायरेक्शन के लिए हमने कार्टेशियन सिस्टम को यूज करना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब आप जानते हैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे
तो इस तरफ जाएगा माइनस एक्स एक्सिस, इस तरफ जाएगा, प्लेन में है ना, मेरा बोर्ड जो है ना वो वर्टिकल है और आपकी कॉपी हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, तो आपकी कॉपी में ऐसा बनेगा। ओके, अभी मैं बताऊंगा आपको, ये माइनस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए हम, ये ऊपर नहीं है, ये नीचे है, तो डैश 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 का मतलब नीचे की ओर, ये ऊपर है, ये आपको दिख रहा है ना, ये 3D में, ये प्लेन, ये ऊपर है, माइनस जेड एक्सिस। तो अगर मैं कहूं कि कितनी डायरेक्शन हो सकती है, तो बेसिकली डायरेक्शन इनफाइनाइट हो सकती है। कितनी डायरेक्शन हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है ना, इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल है। लेकिन कार्टेशियन सिस्टम में स्टैंडर्ड रूप से कितनी डायरेक्शन को माना गया है? देयर आर 6 डायरेक्शन, है ना। कार्टेशियन सिस्टम में स्टैंडर्ड 6 डायरेक्शन है और इनकी हेल्प से हम इनफाइनाइट डायरेक्शन बता सकते हैं। तो पहली डायरेक्शन है एक्स एक्सिस और इसका यूनिट वेक्टर है आई। तो अगर हम कभी भी एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो आई कैप का यूज करेंगे, माइनस एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई कैप, वाई के लिए प्लस जे कैप, माइनस जे कैप, प्लस के कैप, माइनस के। तो आप मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि वेक्टर में यूनिट वेक्टर आई जे के होते हैं। अब आई कैप आई जे के समझ गए, ये क्या है? यूनिट वेक्टर। और किस डायरेक्शन में है? प्लस आई तो प्लस एक्स, माइनस आई तो माइनस एक्स, प्लस जे तो प्लस वाई, माइनस जे तो माइनस, प्लस के माइनस के। ये सभी क्या है? 6 के 6 यूनिट वेक्टर हैं और इनका मैग्नीट्यूड मॉड आई, मॉड जे और मॉड के सारे 1 होते हैं। क्यों होते हैं 1? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हैं, आई जे के केवल डायरेक्शन के लिए यूज होंगे। इसीलिए वेक्टर को लिखने का तरीका, डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में एक्सिस का वेक्टर होगा सपोज ए, इसके अलावा कोई भी वेक्टर अगर लिखना है तो ए कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ए मैग्नीट्यूड है और आई उसकी क्या है? एक्स एक्सिस में किसी वेक्टर को अगर आपको लिखना हो तो आप लिखोगे ए। अगर वाई एक्सिस का वेक्टर लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे बी जी। अब मैं कैप नहीं लगा रहा हूं बार बार, आई जे के को आप समझ जाए कि ये कैप लगा हुआ, और जेड एक्सिस का वेक्टर है तो ये सी पे। इस प्रकार से सिंगल डायरेक्शन का अगर आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको ए आई केवल एक्स, अच्छा अगर माइनस लगा देंगे तो आप जानते हो माइनस एक्स डायरेक्शन है, अगर आगे इधर माइनस लग जाएगा तो ये माइनस वाई का। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलकर वेक्टर बनता है, तो ये अलोंग सिंगल डायरेक्शन हो। अब अलोंग प्लेन लिखना है, प्लेन का मतलब आप जानते हैं कितनी प्लेन होती है? प्लेन हो सकती है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, दो एक्सिस से, दो एक्सिस के बीच में जो भी सरफेस कवर्ड होता है उसे हम बोलते हैं प्लेन। तो अगर कोई वेक्टर ना एक्स में है ना वाई में है बल्कि इसके बीच में कहीं है तो उसको प्लेन में लिखना पड़ता है। और अगर मैं कोई वेक्टर लिखूं, सपोज एक वेक्टर है ए और हमने लिखा इसको ए आई प्लस बी जे, तो आप क्या बता सकते हैं ये वेक्टर एक्चुअल में कौन सी प्लेन में लाई कर रहा होगा? ये आपको एज्यूम करना आना चाहिए। तो ए आई प्लस बी जे, इसका मतलब है इसका एक्स पोर्शन, ए पोर्शन एक्स डायरेक्शन में है और थोड़ा सा बी पोर्शन वाई डायरेक्शन। तो अगर मैं डायग्राम से बताऊं तो ये है एक्स और ये है वाई और ये यहां कहीं होगा, ये जो ए वेक्टर है वो यहां कहीं होगा। इसको अगर मैं इसका प्रोजेक्शन खींचूं तो ये वाला हिस्सा जो है वो ए है, मतलब ये वैल्यू इस वेक्टर की ये वैल्यू ए है, इसलिए हमने लिखा ए आई। तो ए आई का मतलब इसका वो कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में है, तो हम इसको लिखते हैं ए एक्स बराबर ए, ए एक्स वेक्टर। इसका ए आई का मतलब है कि इसका ए एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है
ठीक है ना। और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है बी, इसको हम यहाँ भी नाप सकते हैं बी, तो इसको हम बी, तो ये ए वाई हो जाएगा, तो ए वाई वेक्टर जो होगा वो होगा बी जी। तो वास्तव में ये लिखा हुआ है ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई, और ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन का है। फिर से समझो, जब कोई वेक्टर एक्सिस में नहीं होता है तो वो प्लेन में होता है, तो प्लेन वाला वेक्टर दो डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये एक वेक्टर है ए, तो ये एक्स और वाई में है, तो इसको लिखने का तरीका होगा ये ए आई प्लस बी जे। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि थोड़ा सा भाग इसका एक्स में है और थोड़ा सा भाग इसका वाई में है, इसलिए आई और जे डायरेक्शन से पता चल जाता है। डायग्राम से देखें तो एक्स में ए पोर्शन है और वाई में बी पोर्शन है, तो एक्स में इसका जो कंपोनेंट है या जो पोर्शन है वो होगा ए आई, और वाई में जो कंपोनेंट है या पोर्शन है वो है बी जे। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, मतलब ये वाला हिस्सा एक्स साइड का है और ये वाला हिस्सा वाई साइड। अब हमें इस वेक्टर का निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मॉड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे आप। तो मॉड ए निकालने के लिए हम करेंगे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, मॉड ए एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ए वाई स्क्वायर। तो इसका मॉड निकालने के लिए आपको क्या करना है, अंडर रूट ए एक्स मतलब आई को हटाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। तो कोई भी वेक्टर अगर प्लेन में है तो दो यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालने का है। तो अगर ये वेक्टर गिवन है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये पहला स्टेप आपको यूनिट वेक्टर के क्लियर हुए होंगे। अभी मैं और प्लेन में वेक्टर आपको बताने जा रहा हूँ, पहले यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। बीजे के वाई डायरेक्शन में जो चीज वाई डायरेक्शन में होगी एक ही, तो हम उसको ए वाई तो लिखेंगे, ए जेड क्यों तो नहीं लिख सकते ना, बताना तो पड़ेगा ना कौन सी डायरेक्शन में। यस सर, है ना, तो इसलिए एक्स वाले भाग को एक्स लिख दिया, वाई वाले भाग को ए वाई, और जेड में होता तो ए जेड भी लिख देते। लिखते चलो, आपको बार बार थोड़ा सा घर पे पढ़ना पड़ेगा ना, ये चीजें बार बार रिवाइज करने से क्लियर होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीछे का आपको क्लियर होता जाता है। कैप लगाना इम्पोर्टेंट नहीं होता? नहीं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता। 11th 12th में जब हम पढ़ते हैं तब इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ कॉपी चेक होते समय मार्किंग हो सकती है, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में कोई आपसे नहीं पूछा कि आपने कैप लगाया। समझ में आया? तो वहाँ टाइम का इंपॉर्टेंस होता है, आप कितने जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप कैप लगाओगे, ये करोगे, तो फिर क्वेश्चन कब करोगे? तो आपको बहुत फास्ट होना पड़ता है, अपना समय बचाना आना चाहिए। लिख रहा हूँ अलग से, A इक्वल्स टू ए आई प्लस सी, ये मैंने एक वेक्टर लिख दी, एक्स एक्सिस है ना, और ये सी ये जेड, इसका मतलब ये एक्स जेड प्लेन में। पहले तो आपने ये समझ लिया कि ये वेक्टर एक्स और जेड में बीच में कहीं गया है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ए। मॉड ए डायरेक्ट निकाल सकते हो, अंडर रूट अपन जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ना ऐसे, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। तो अब डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। जरा इसका यूनिट वेक्टर बनाओ, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। इसका यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आपको करना है, एक है मतलब वेक्टर जो है उसमें मॉड का डिवाइड, इसका यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो केवल डायरेक्शन बता रहा हो, तो पहले तो आपको इसके मॉड में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे ए आई प्लस सी के अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी। अब आप एक काम करो, वाई जेड प्लेन का वेक्टर लिख के दिखाओ। वाई जेड प्लेन में अगर कोई वेक्टर है तो उसको कैसे लिखें। अब मैं वेक्टर लिखूंगा ए इक्वल्स टू वाई, तो
y मतलब b माना है, मतलब bj प्लस c। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट बीजे वेक्टर प्लस सी के अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिखा रहा है, समझना बन, ये मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है और ये इनका कॉम्बिनेशन है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। क्या आप ये तीनों का अंतर समझ रहे? ये जो है ना, ये रिप्रेजेंटेशन, इसमें मैग्नीट्यूड भी छुपा हुआ है और डायरेक्शन। अगर आपको लग रहा है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमें पता नहीं चलती। इस टाइप का वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ लिए हुए। अगर आपको मैग्नीट्यूड अलग करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, और अगर आपको डायरेक्शन अलग करना है तो ये करना। क्लियर हो गए? किसी भी वेक्टर से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को हटाना पड़ता है, दोनों को अलग अलग करने का ये तरीका। ओके, नोट कर लें। इसका भी यूनिट वेक्टर लिख ही लेना चाहिए। मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका एक बार और मैं इसको रहने दो। जरा बताओ, ये मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? मॉड ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर ए आई प्लस बी जे अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप एक वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन तीनों लिखना सीख गए। प्लेन के बाद तीसरा होता है स्पेस वेक्टर और 3D वेक्टर। ये जो वेक्टर ना, टू प्लेन वाला, ये प्लेन वाला जो वेक्टर है, ये वाला 2D वेक्टर कहलाता है। इसकी 2 डायमेंशन होती है, केवल 2 डायमेंशन। और अगर स्पेस वेक्टर की बात करें तो वो 3 डायमेंशन में, मतलब उसका थोड़ा सा पार्ट वो जेड एक्सिस में भी चला जाता है, प्लस जेड भी हो सकता है, माइनस जेड भी। तो मैं आपको बताऊं कि ये वेक्टर लिखने का तरीका है, तो आपको लिखना पड़ेगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी। इसका मतलब है इसमें थोड़ा सा वेक्टर ए का है, थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में है और थोड़ा सा, ठीक है ना? तो ये वेक्टर है, ये क्या है? 3D वेक्टर है। ये स्पेस या 3D का वेक्टर है। ये वेक्टर लिखने का तरीका है। अगर आपको आई जे के प्लस माइनस साइन के साथ दिख जाए तीनों, तो आप समझना ये स्पेस में या 3 डायमेंशन में गया है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। वेक्टर, आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो वेक्टर है ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना? इसके अंदर जो दिख रहा है, इसके अंदर दोनों मिक्स हैं। अभी आपको पता नहीं चलेगा, आपको इसमें से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। तो बताओ जरा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका निकालने का तरीका वैसे ही बनेगा, इसमें स्पेस में बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। आप सीधा तरीका सीखो कि मॉड ए लिखने का तरीका है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ओके, अब जरा इसका डायरेक्शन तो बताओ मुझे। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? मैं कहूँ भाई मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन केवल बताता है यूनिट वेक्टर। और इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। मतलब आप लिखोगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के पहले तो ये लिखना पड़ेगा, और फिर इसके मैग्नीट्यूड मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का डिवाइड कर। क्लियर बात? तो ये दोनों अगर आप मिला दो, ये इंटू ये करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा कि नहीं? समझ में आ गई? तो ये वेक्टर है, इसमें दोनों कंबाइंड होते हैं। अब इसमें से मैग्नीट्यूड निकालना तो ये करो, और इसमें से केवल डायरेक्शन निकालना तो ये। मेरे ख्याल से वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर हुआ। चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ, पूरा आपको दिमाग में सेट होना, ठीक है? तो रिप्रेजेंटेशन वेक्टर को लिखने का क्या तरीका? अगर वेक्टर को केवल एक एक्सिस में लिखना है, मतलब कोई भी फोर्स है वो केवल एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो आपको लिखोगे ए आई, केवल वाई में तो बी जे, केवल जेड में तो सी के। ए बी सी क्या है? जो ए बी सी है, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, ठीक है ना? और आई जे के क्या है? आई जे के जो है ये यूनिट वेक्टर्स। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर वेक्टर। तो ये वेक्टर लिख दिया हमने तीनों एक्सिस के, ए एक्स ए वाई ए जेड लिखना है।
अगर कोई वेक्टर 2 डायमेंशन में है तो उसको प्लेन वेक्टर मतलब जैसे ए आई प्लस बी जी, तो ये जो प्लेन वेक्टर है ये एक्स वाई प्लेन में है। मैंने इसको डायग्राम से देखूं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये गया बीच में वेक्टर। ये जो बीच में वेक्टर जा रहा है ये कहलाता है प्लेन का वेक्टर, ना ये एक्स एक्सिस में ना ये वाई में, इसका थोड़ा सा पोर्शन ये टिल्ट है। अगर मैंने एक प्रोजेक्शन खींचा इस पर, तो अगर मैंने ये प्रोजेक्शन खींचा तो ये वाला हिस्सा एक्स डायरेक्शन में है तो ये ए बताएगा, और अगर मैं यहाँ से देखूं इस पर प्रोजेक्शन खींचूं तो ये वाला हिस्सा जो है वो वाई डायरेक्शन में है और ये कांस्टेंट बी के बराबर, तो ये ए आई और ये बी जे है, इसलिए ए आई प्लस बी जे। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और केवल डायरेक्शन निकालना है तो यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है उसके वेक्टर में मैग्नीट्यूड का, इसी प्रकार से एक्सजेड प्लेन का लिख सकते हैं और वाई जेड प्लेन का। तीसरा होता है स्पेस वेक्टर या 3 डायमेंशन में, जिसमें तीनों एक्सिस में अगर वेक्टर टिल्ट हो तो वो 3D वेक्टर कहलाता है। उसको लिखते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से। ये एक्स डायरेक्शन का वेक्टर है, ये वाई का है और ये जेड का है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ऐसे निकालोगे और इसकी डायरेक्शन निकालना हो तो ऐसे। एक वेक्टर है 0.3i plus 0.4j plus c. If A is a unit vector, then find value of constants. चल, ऐसा क्वेश्चन है कि ये वेक्टर जो दिया है ये यूनिट वेक्टर है। अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इस समय फिर इसका मतलब है अगर ये यूनिट वेक्टर है तो कांस्टेंट c की वैल्यू क्या हो। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि जो वेक्टर a है वो यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1। ये क्वेश्चन की हिंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर इज। इसके बाद हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो मॉड ए कैसे लिखेंगे, मॉड ए लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये ऑलरेडी 1 दिया है, ठीक है। तो 1 का रूट हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे और यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो a बराबर 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस सी। हमने यहाँ से रूट हटा के यहाँ स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू, ये कितना होगा 0.3 का स्क्वायर होता है 0.09 और 0.4 का स्क्वायर होगा 0.16 प्लस सी, और इसको ऐड करें तो ये 0.25 प्लस सी स्क्वायर होगा, मतलब 1 माइनस 0.25 इक्वल्स टू सी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 0.7। सो सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 0.7। ये इसका आंसर। बात बिल्कुल क्लियर हो गई। पहले आपको यूनिट इसका मैग्नीट्यूड लिखना था। अब मैग्नीट्यूड किसी भी 3D वेक्टर का ये होता है और गिवन है कि ये यूनिट वेक्टर 1 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया ना कि ये यूनिट वेक्टर है। तो अगर यूनिट वेक्टर है तो मॉड ए को 1 लिख दो और रूट हटाने के लिए स्क्वायर करोगे, फिर आपकी सिंपल मैथमेटिक्स, ये आप सिंपल मैथमेटिक्स यूज करना थी। रूट 0.75 वाज द राइट आंसर। एक वेक्टर को अलग अलग, कोई वेक्टर दिया तो उसको अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करना सीखेंगे और इसी को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, ठीक है। गुड। ये एक्स एक्सिस से सपोज थीटा एंगल बना, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। सो थीटा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक वेक्टर को कितने कंपोनेंट में स्प्लिट किया जा सकता है, तो आप क्या आंसर देंगे, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट। एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते और कंपोनेंट डिपेंड करते हैं एंगल पर। तो एंगल तो इनफाइनाइट हो सकते, ये 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, कितने भी एंगल पर आप कंपोनेंट कर सकते हैं, 1.5 डिग्री पर, 2.28 डिग्री पर। तो एक्चुअल में एक वेक्टर अगर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो तो हम इनफाइनाइट कंपोनेंट करने जाएंगे तो हमारा कोई सेंस नहीं निकलता। सो अ वेक्टर हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट
लेकिन हम जो 2 या 3 कंपोनेंट की जो बात करते हैं, इनमें एक कंडीशन होती है, इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यही है। कौन से कंपोनेंट? ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो बताओ जरा इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होंगे? एक वेक्टर के ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट 2 होंगे अगर वो प्लेन में है। कौन सा वेक्टर है ये प्लेन में है, ठीक है ना। अब कैसे करते हैं कंपोनेंट? एक यहां से एक नॉर्मल खींचो, पहले भी बता चुका हूं मैं कि अगर इस वेक्टर के जहां खत्म हो रहा है वहां से एक नॉर्मल एक्स एक्सिस पर खींचोगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये ax के बराबर, इसको बोलते हैं कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर मैं इधर से y एक्सिस पर नॉर्मल खींचूं तो ये वाला हिस्सा ay के बराबर। इसलिए ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं 2 और वो होंगे ax एंड a। ठीक, अब मुझे ax की वैल्यू निकालना है तो मैं इस ट्राइंगल में cos थीटा लूंगा। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो ये ax है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा ay होगा, ये सामने है, और ये हो जाएगा a, केवल a, क्योंकि अब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो याद रखना ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर 2, दे आर x एंड y एंड दे आर स्केलर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर नहीं होता है, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। कंपोनेंट केवल हमें ये बताता है कि इस डायरेक्शन में इसका इतना मैग्नीट्यूड है। cos थीटा को हम लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? cos थीटा को हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ax इज a cos। ये कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। अगर आपको कोई वेक्टर एंगल बनाते हुए दे दे, ये वेक्टर एक्स एक्सिस से इतना एंगल, तो अलोंग एक्स एक्सिस उसका कंपोनेंट होगा a cos थीटा। अब हमें तो वेक्टर लिखना है, तो ax वेक्टर लिखने के लिए आपको करना पड़ेगा ax इंटू आई। ax इंटू आई का मतलब है a cos थीटा इंटू आई। ये हो गया एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आपने देख लिया, यहां लिखना चाहिए मुझे अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम देखेंगे अलोंग वाई एक्सिस। अब हम जरा वाई एक्सिस में जाए तो इसी से हमारा काम बन जाएगा। हम जानते हैं अलोंग वाई एक्सिस जो कंपोनेंट है वो है ए, और अलोंग ए एक्सिस जो कंपोनेंट था वो एक्स। तो अगर हमें ए वाई निकालना है तो ऑब्वियसली हमें साइन थीटा लेना चाहिए। साइन थीटा किसी भी ट्रायंगल में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो लेंथ है ये है a, ये वाली लेंथ है ए वाई, ये वाली है ए एक्स। आप अच्छे से जानते हैं कि ये वाला हिस्सा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। तो हम इसमें लिखेंगे ए वाई अपॉन ए वाई जो हो गया वो हो गया ए साइन, ठीक है ना। तो अलोंग वाई एक्सिस जो कंपोनेंट है इस वेक्टर का, वाई एक्सिस में कितना मैग्नीट्यूड होगा इन टर्म्स ऑफ एंगल? होगा ए साइन थीटा। लेकिन हमें अगर वेक्टर लिखना है तो ए वाई वेक्टर लिखोगे कि वाई डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म क्या होगा? तो वो होगा आपका ए वाई इंटू जे, और ए वाई है ए साइन थीटा इंटू, तो ये हो गया इसका वेक्टर। नाउ रिप्रेजेंट of vector A in two components। अब हमें ये वेक्टर A को कंपोनेंट में लिख के दिखाना है। तो A वेक्टर को आप लिख सकते हो कि AX कंपोनेंट है I डायरेक्शन,
और ए वाई कंपोनेंट है जे डायरेक्शन। बेसिकली हम इसको लिखना चाहते हैं कि ये वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर से मिलकर बना। वेक्टर ए इज ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई। ए एक्स को लिखोगे ए एक्स आई प्लस ए वाई ए, और आगे आप लिख सकते हो ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा। ये वेक्टर, तो कोई भी वेक्टर है, कोई वेक्टर अगर किसी एक्सिस से थीटा एंगल पर हो तो उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो। इनफाइनाइट होते हैं वैसे, लेकिन अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो अगर प्लेन में वेक्टर है तो क्या दो ही होंगे, एक इस एक्सिस में और एक इस एक्सिस। अब आपको क्या करना है, एंगल दिया जाएगा। अभी सपोज एंगल मैंने एक्स एक्सिस से लिया, तो अगर आप देखें एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाला कंपोनेंट, तो ये हमेशा कॉस थीटा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान रखना, कोई भी वेक्टर हो, थीटा के अलोंग कंपोनेंट हमेशा कॉस वाला। यही रीजन है कि ए वेक्टर है और ये थीटा है, तो थीटा के अलोंग जो भी कंपोनेंट होगा वो हर हालत में कॉस होगा। इसलिए ए एक्स बराबर मिला हमें ए कॉस थीटा, और दूसरा जो है इसके परपेंडिकुलर है वो कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। वो हमने प्रूफ किया, अभी हमने एक बार प्रूफ कर लिया, अब अगली बार 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 प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है। एक वेक्टर है, एंगल थीटा है, थीटा के साथ वाला कॉस होगा, और दूसरा परपेंडिकुलर में साइन थीटा होगा वाला कंपोनेंट होगा, और ये दोनों कंपोनेंट हमेशा ध्यान रखना है कि ए एक्स जो है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वाई। अब हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए, और कंपोनेंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, केवल मैग्नीट्यूड बताता है। अगर आप वेक्टर ए को कंपोनेंट के टर्म्स में लिखना चाहें तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आपको पता है वेक्टर ए का ए मतलब मैग्नीट्यूड, ए कॉस थीटा है आई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और ए साइन थीटा है वाई डायरेक्शन। इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा तो और समझ में आएगा कि 5 न्यूटन फोर्स is acting 5 Newton force is acting at 30-degree angle from x-axis. Okay, find. तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि find its component. कंपोनेंट बोल दिए तो अब कंपोनेंट तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसलिए वैसे एक्चुअली बोलना चाहिए परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ साइन बना दिया, ये जो साइन होता है सिंबल, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम बनाओ। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन। जो 5 न्यूटन का फोर्स है, ये जो फोर्स का है 5 न्यूटन का, ये कितने एंगल पर दिया है इन्होंने, थीटा जो है वो क्लियर का है 30 डिग्री एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। डायग्राम बन गया क्वेश्चन का, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। अब आपका पास बस मैग्नीट्यूड है, अभी वेक्टर नहीं लिखा है। 5 न्यूटन फोर्स का मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है और एंगल दिया है। अब आपको वेक्टर लिखना आना चाहिए। वेक्टर तभी लिख पाओगे जब आप इसके दो कंपोनेंट करोगे। अब आप ये बताएं, अगर ये नॉर्मल खींचा है तो ये डायरेक्शन जो होगी वो एक्स होगा, और fx बराबर होगा f cos। fx बराबर आपको निकालना है तो ये होगा 5 cos। अब fy तो ये होगा fy, और fy बराबर हम जानते हैं हो जाएगा f sin थीटा, और fx बराबर था f cos थीटा, मतलब 5 sin। तो फोर्स 5 न्यूटन का 30 डिग्री एंगल पर है, तो x के अलोंग हमेशा इसका cos थीटा का कंपोनेंट होगा, और फिर इसके परपेंडिकुलर दूसरी तरफ, वेक्टर के एक तरफ और दूसरी तरफ, ये दो एक्सिस ही लेना है, जेड एक्सिस मत ले लेना है। ये वेक्टर इन दो एक्सिस के बीच घेरा हुआ है, तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स मिल गया, वाई डायरेक्शन का मिल गया। अब इसको वेक्टर लिखो, तो वेक्टर लिख सकते हो आप। फोर्स का वेक्टर होगा, हम जानते हैं 5 cos 30, ये है आई डायरेक्शन, प्लस 5 sin 30, और ये है जेड।
ये इसका वेक्टर, चाहो तो आगे इसको सॉल्व कर सकते, फाइंड इट्स कंपोनेंट एंड वेक्टर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते, cos 30 कितना होता है भाई, cos 30 होता है √3/2 i प्लस 5 sin 30 होता है 1/2 j। अच्छा, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 5 है, कितना आएगा 5 है। इस प्रकार से आप एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते। वेक्टर ना देके आपको मैग्नीट्यूड दे दे और एंगल दे दे कि भैया ये क्वांटिटी है, ये इसका इतना मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये इस एंगल पर है, तब हमें उसके कंपोनेंट और वेक्टर लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। तो माना कि ये एक वेक्टर है ए और इसका मैग्नीट्यूड है ए, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ए, ये ए थीटा एंगल पर है एक्स एक्सिस, तो ये अगर ये वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। हमेशा ध्यान रखना थीटा के अलोंग होता है cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर होता है sin थीटा। अगर किसी वेक्टर को लिखना है तो उसका x डायरेक्शन का कंपोनेंट इनटू डायरेक्शन, y डायरेक्शन का कंपोनेंट इनटू डायरेक्शन लिखोगे तो ये वेक्टर लिखोगे। इसका मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना आता है, ये सब आपको निकालना। हमेशा ऑर्थोगोनल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब मैंने एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश की कि एक 5 न्यूटन का फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए लग रहा है, और आपको इसको वेक्टर में लिखना है, फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखना है और इसके कंपोनेंट। तो आपको अभी वेक्टर नहीं दिया है, फोर्स का वेक्टर नहीं दिया आपको, केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 है और एक और इंफॉर्मेशन है एंगल। तो सबसे पहले आपको इमेजिनेशन करके डायग्राम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फोर्स का 5 न्यूटन का फोर्स है 30। अब आप ऑलरेडी कर चुके हो, आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा वो f cos 30। अब हमें इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है, हमने डायरेक्ट लिखा f cos थीटा। f cos थीटा, इसको f cos थीटा में लिखते हैं, f cos थीटा, तो f जो है वो 5 है और cos 30, ये हो गया x डायरेक्शन में, मतलब फोर्स का x डायरेक्शन में इतनी वैल्यू, ओके। और y डायरेक्शन में इसकी कितनी वैल्यू होगी, y डायरेक्शन में वेक्टर होने के कारण होगी f sin थीटा, तो 5 sin 30। अब हमें वेक्टर लिखना है तो x डायरेक्शन में ये है 5 cos 30, डायरेक्शन लिखने के लिए आपने लिखा i, और y डायरेक्शन में ये है 5 sin 30, ये मैग्नीट्यूड हो, ये कंपोनेंट कहलाता है। कंपोनेंट क्लियर हो गए, ये दोनों कंपोनेंट हो गए। अब कंपोनेंट इनटू डायरेक्शन प्लस कंपोनेंट इनटू डायरेक्शन, इस तरीके से हमने इसको वेक्टर लिख दिया। आगे थोड़ा सॉल्व कर लिया, ये वेक्टर दे दूं कि ये है वेक्टर, तो इसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालने जाओगे तो 5 आएगा और एंगल निकालने जाओगे तो वो 30 डिग्री आएगा, और ये इसके कंपोनेंट। मेरे ख्याल से अब वेक्टर को क्लियर हो गया थोड़ा सा सॉल्व। मैं कोई चैप्टर पढ़ाना चाहूँ तो मैं 1 घंटे में पढ़ा सकता हूँ कोई भी चैप्टर, लेकिन ये मैथमेटिक्स सिखाने के लिए मुझे पता नहीं हफ्तों भी कम पड़ता है। तो आप ये पूरा बेस है फिजिक्स का, ये सीखने में वक्त लगता है, आपको इन्वॉल्व होना, एक बार में चीजें समझ में नहीं आएंगी। कई स्टूडेंट को कई बहुत जल्दी आ जाती क्योंकि पहली मेहनत कर चुके, लेकिन भाई मैं चाहता हूँ कि वो लास्ट बच्चा भी समझ जाए मेरी बात को जिसने कभी वेक्टर भी की। मैं लिखने जा रहा हूँ 3 डायमेंशन और स्पेस वेक्टर कंपोनेंट। कंपोनेंट होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, ax, ay और तो कंपोनेंट ऑफ 3 डायमेंशन और स्पेस वेक्टर ए, वेक्टर भी लिख देते हैं अपन, ए वेक्टर है। इसके अगर मैं 3 डायमेंशन कंपोनेंट करूं तो 3 कंपोनेंट मिलेंगे, डायग्राम से देखते हैं, ये है x का, ये y का और ये है z। अब चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे पास ये 2 डायमेंशन, ये है वेक्टर ए, ठीक है, और ये हवा में लटका हुआ है, ओरिजिन पर एक्टेड है। कहां पर है ये, एयर में है, स्पेस में है। अब जब स्पेस में है तो थीटा एंगल नहीं बना सकते, थीटा एंगल तो एक्सिस से बनता है। ये दिख रहा है आपको, ये कैमरे का ट्राइपॉड है, उसको मैंने वेक्टर समझाने के लिए एक्सिस बनाया है, वरना आपको वेक्टर का इमेजिनेशन नहीं।
ओके, अब देखते हैं आपको समझना। ये वाली एक्सिस है एक्स, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये है वाई, और ये है जेड। ये 3 एक्सिस हैं, ठीक है ना। अब जो स्पेस में वेक्टर होगा वो ऐसा होगा, ये है वेक्टर स्पेस। ये कोई स्पेस में वेक्टर है, देखो बीच में है, तो ये एक्स एक्सिस से अलग एंगल बनाएगा, ये एक्स एक्सिस से अलग एंगल बनाएगा, ये वाला वेक्टर वाई एक्सिस से अलग एंगल बनाएगा, और जेड एक्सिस से अलग। अच्छा, जो हमने अभी पहले वेक्टर पढ़ा था वो ये था, ये केवल 2 डायमेंशन था, इसमें या तो एक्स एक्सिस से एंगल देते या वाई से देता था, ये साइन थीटा। अगर यहाँ थीटा देते तो ये वाला ऊपर वाला कॉस हो जाता और ये वाला साइन, लेकिन ये वेक्टर टिल्ट हो गया है। अब ये एक्स के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है, वाई के साथ भी है, और जेड, और ये एंगल को लिखते हैं हम अल्फा बीटा गामा से। क्या लिखते हैं हम? तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है। तो अल्फा जो है वो एक्स एक्सिस से एंगल है, और बीटा कहां से है? वाई एक्सिस के साथ, और गामा किससे है? ये बात क्लियर हो गई है। इसमें एक कॉस अल्फा आपको लिखना है, ये इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, ये टर्म होता है 3D स्पेस वेक्टर में। कंपोनेंट्स को क्या कैसे लिखते हैं? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। कॉस अल्फा को लिखने का तरीका है ax अपॉन मॉड ए, या ax अपॉन e। कॉस अल्फा के बाद आ जाता है कॉस बीटा, इसको लिखते हैं ay अपॉन मॉड ए, और ये है कॉस गामा az अपॉन मॉड ए। मॉड ए क्या है बताएं? वेयर मॉड ए और a इज अंडर रूट क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इस पूरे टर्म को डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कहा जाता है। अगर आपको एंगल एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए तो अल्फा निकाल, बताओ जरा एक्स एक्सिस से। अब बताएं एंगल क्या होगा? अल्फा बराबर होगा कॉस इनवर्स ax अपॉन e, बीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स ay अपॉन e, और गामा बराबर होगा कॉस इनवर्स az अपॉन e। तो अगर अल्फा बीटा गामा जो है वो एक्सिस से एंगल है तो इनको निकालने का ये तरीका है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाती है। कितनी होती है ये? 3 होती है। जहां ए क्या कहलाता है? ए कहलाता है मैग्नीट्यूड। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। तो हम वेक्टर को लिखेंगे, वेक्टर लिखने का तरीका होगा ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az। ये है वेक्टर जिसमें है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। अब क्या होता है, अगर आपको ax लिखना है तो ax कैसे लिखोगे? ax को लिख सकते हैं हम a cos अल्फा और i, ay को लिखेंगे a cos बीटा इंटू j, और a cos गामा इंटू के। ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी 3D के वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिर से शॉर्ट में पूरा सुन। पहले तो आपको 3D वेक्टर आना चाहिए। 3D वेक्टर मैंने शुरुआत में बताया था, यहाँ लिख देता हूं कि वेक्टर A जो कि है AXI प्लस AYJ प्लस AZK, ऐसा लिख दिया। इसको बोलते हैं 3D वेक्टर। इसमें IJ के तीनों, और इसमें AX, AY और AZ ये कहलाते हैं कंपोनेंट। तो कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 होते हैं, और तीनों परपेंडिकुलर। तो 3 कंपोनेंट होते हैं। अब जो वेक्टर 3D वेक्टर होता है वो हर एक्सिस से अलग अलग एंगल बनाता है, और वो एंगल होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अब ये डायरेक्ट रिजल्ट है, हम एंगल निकाल सकते हैं जैसे कंपोनेंट से निकाले थे। अल्फा निकालने के लिए ये होता है cos इनवर्स ax अपॉन, बीटा गामा भी वैसे ही। इसका मतलब cos अल्फा, अल्फा जो है वो कौन से किस एक्सिस से है? जल्दी बताएं।
ये एक्स एक्सिस से एंगल है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल आपको निकालने को बोले तो आपको ये करना पड़ेगा, cos अल्फा लिखना पड़ेगा, और ये होगा x डायरेक्शन का कंपोनेंट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। y एक्सिस से अगर आपको एंगल निकालने को कहा जाए तो आप ऐसे निकालें, z एक्सिस से एंगल निकालने को कहा जाए तो ऐसे। इसका एक और नाम है जिसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, है ना, मैथमेटिकल है तो मैथमेटिक्स में बताया जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ बताया। अब इसको निकालते समय a क्या है, a इज द मैग्नीट्यूड, जो कि निकालने का आप अच्छे से तरीका जानते हैं, इस वेक्टर से मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हैं। कोई भी वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ लिखते हैं तो हम इन कंपोनेंट्स लिख सकते हैं वेक्टर a को a cos अल्फा i प्लस a cos बीटा j प्लस a cos गामा। अच्छा, ये होता है 3 डायमेंशन वेक्टर, लिखा है कोसाइन, तो एंगल आप cos से भी निकाल, देखो मैंने cos से निकाल के दे दिया, क्या तुम साइन में नहीं बदल सकते इनको? भाई एक एंगल ट्रिग्नोमेट्री बताया था ना, cos अल्फा दिया तो sin अल्फा में भी लिख सकते हो, tan अल्फा। यस सर, हमें अल्फा बताना है बस, तो मैंने cos से लिख के बता दिए तीनों एंगल। अब आप चाहो तो इसको sin में भी बदल सकते हो, है ना, tan में भी बदल सकते हो। मेरी बात क्लियर हो गई आपको? यस सर। इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इनको बोला जाता है cos अल्फा cos बीटा। अब मैं वही प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछते हैं प्रॉपर्टीज में कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा, ये वैल्यू किसके बराबर होती है? sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। मैंने बदल दिया इसको, देखो साइन में एंगल अल्फा बीटा गामा है, एंगल अल्फा बीटा गामा है, आप उसको sin cos tan किसी में भी लिख सकते, मैंने cos में लिख के आपको बता दिया। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? या cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर गामा, ये किसमें? चलिए बताएं आंसर। ऑप्शन भी देता हूं मैं आपको, चिंता मत करो। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन ए ऑप्शन लिख लो, ये बी लिख लो, ये सी लिख लो और ये डी लिख लो। cos अल्फा cos बीटा cos गामा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। अल्फा बीटा गामा एक 3D वेक्टर का x और y z एक्सिस से एंगल होता है। अब आपको तो बस ये पूछा है कि ये 3 क्वेश्चन हैं, तो कोई एक क्वेश्चन नहीं है, देयर आर 3 क्वेश्चंस। 1 आएगा, आंसर इज 1। बिल्कुल सही है। अब आप दे रहे हो आंसर तो मैं प्रूव करता हूँ। पहला देखो cos अल्फा है, ये दिख रहा है आपको, इसका स्क्वायर करोगे ना तो ax स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये निकालने एंगल निकालने के तरीके हैं। और az कंपोनेंट का स्क्वायर करो अपॉन a स्क्वायर, ये है ना cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos। अब ऊपर आ गया ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया a स्क्वायर, ए स्क्वायर को एलसीएम लोगे। अब आपने देखा ये क्या लिखा है, ये लिखा है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का रूट को यहाँ ले जाओगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भी a स्क्वायर नीचे भी a स्क्वायर और ये हो गया। तो बिल्कुल सही, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका सही आंसर क्या होगा? 1। आंसर यहाँ लिख दो, आंसर इज 1। अच्छा, दूसरे वाले का बताओ। अगर यही चीज ऐसे पूछ ली, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर, फिर क्या होगा आंसर? 1। अब आप फेल हो रहे हो, थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हो, दिमाग चलाओ, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। ओके, देखो मैं इसको क्या हम यहाँ मैं लिखूंगा, दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सुनना, cos स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर, लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा बराबर बनेगा cos स्क्वायर अल्फा होगा 1 माइनस sin स्क्वायर। cos स्क्वायर बीटा को लिखोगे आप 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, और ये 1 माइनस sin स्क्वायर, और ये सब कुछ है 1, मैंने इसका यूज किया। तो ये तीनों को उस तरफ ले जाओ और इसको इधर ले, 1 2 3 इसको इधर लाए तो -1, और इन सबको उधर लेगा तो ये माइनस की जगह प्लस हो गया।
साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। तो आप देख रहे हो कि ये वाली जो वैल्यू है ये 2 के बराबर है। इसका आंसर होगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक पहली बार जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप उसको रिवाइज करते हो, आप घर पे बैठ के अपने लिखे हुए को रीड करते हो, तो आपको वो चीज समझ में आती है ना। ये मैथमेटिक्स है, थोड़ी सी लॉजिक लगता है। हमें पता है कि प्रॉपर्टी होती है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। ये 3D वेक्टर के 3 एंगल होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होती है, इनका स्क्वायर का सम 1 होता है। ये प्रॉपर्टी फिक्स है। अब आप इसको ऐसे ही लिखो और इसको लिख दो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। अच्छा, ये कहां से आया, ये तो आप सब जानते ही होंगे। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी सबको आता है, तो हमने इसको तोड़ के ये लिख दिया। ओके, इसका मतलब है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ऑलरेडी 1 यहाँ है, ये वाला 1 वहां शिफ्ट करो तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे बात ख्याल से बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर हम कहेंगे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, जल्दी बताओ क्या होगा। -1। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, -1 क्या होगा। मेरे ख्याल से इसको हमने और तोड़ देना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कर देना है, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये 0 ऑलरेडी प्रूफ होगा। 0 माइनस 1 मतलब ये वैल्यू। तो हेडिंग लिखना है आपको, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम वेक्टर को जोड़ना सीख रहे हैं, वेक्टर को सम करना सीख रहे हैं, और ये सम करने का जो लॉ है उसको बोलते हैं ट्राइंगुलर लॉ। मैं आपको बता दूं, यही मेन लॉ, सारे वेक्टर क्वांटिटी इसी लॉ को फॉलो करती है और पूरे वेक्टर रूल्स इस लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये लॉ आपको समझना बहुत जरूरी है। ये लॉ कहता है कि अगर आपको एडिशन करना है तो एक वेक्टर, सपोज ये ए है, ठीक है, और एक वेक्टर ये है बी। देयर आर 2 वेक्टर्स, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर, और अब आप इसको जोड़ के बताना है डायग्राम से कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट या सम में क्या हो। तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर आपको 2 वेक्टर को ऐड करना है, तो 2 वेक्टर को ऐड करने पर उन्हें एक ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। सपोज एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ट्राइंगल की 2 साइड में लाएंगे। तो उसका बड़ा आसान तरीका है, इस वेक्टर को मैं उठा के यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ कि नहीं। अ वेक्टर कैन बी शिफ्ट एनीवेयर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल लो और उस ट्राइंगल को एज्यूम करो ये ए वेक्टर है, और इस वेक्टर को उठा के यहां लगा दो, ये बी वेक्टर। पहला स्टेप ये क्लियर। ये 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैव टू बी एड, ये हमारा गोल है। तो हमने इसके लिए क्या करा, इसको ट्राइंगल की साइड्स में लाए। क्या किया हमने, इसको ट्राइंगल की साइड्स में। तो वेक्टर लॉ पता है क्या कहता है, वेक्टर लॉ कहता है अगर आपने 2 वेक्टर को ट्राइंगल की साइड्स में लाए तो ओरिजिन से लेकर दूसरे वेक्टर के एंड को सीधा एक लाइन से जोड़। तो अगर ये 2 कंटिन्यूअस वेक्टर हैं, कंटिन्यूअस समझ लो एक के बाद एक वेक्टर है, तो इसका स्टार्टिंग और इसका एंड पॉइंट जो वेक्टर बनाएगा, सपोज ये वेक्टर सी, तो ये वेक्टर सी जो है वो ए और बी का समेशन है, इसी को बोलते हैं ट्रायंगल। सो इफ 2 वेक्टर लिख सकते हैं, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इफ 2 वेक्टर represent 2 sides of a triangle, if 2 vector represents 2 sides of triangle and they are continuous, एक के बाद एक होना चाहिए,
ऐसा नहीं कि ये इधर जा रहा है और वो अंदर आ रहा है, वो नहीं चलेगा। एंड दे आर कंटिन्यूअस वेक्टर, then third side of triangle from starting to end point represent the sum of given vector. This is called triangular law of vector addition. तो अगर ये तीन वेक्टर हैं ए बी सी, तो हम लिख सकते हैं ए और बी, तो सी वेक्टर जो होगा वो हर हालत में ए प्लस बी वेक्टर, तो सी वेक्टर जो है वो सम ऑफ ए एंड बी वेक्टर बनाए, इसी को बोलते हैं ट्राइंगल। थोड़ा और समझें, अब मैं थोड़ा सा, ये ए वेक्टर है, इसको मैंने बी वेक्टर कर दिया और इसमें सी वेक्टर। अब आपको ये ट्राइंगल में तीन वेक्टर दिख रहे हैं और आपको इसमें ट्राइंगल लॉ लगा के बताना है कि कौन से वेक्टर का सम कौन वेक्टर। इसको, ये तीन साइड्स हैं ट्राइंगल में, तीनों वेक्टर तीन साइड। नाउ व्हाट इज, हाउ यू कैन राइट इट ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइंगल। तो बताया कि ये ट्राइंगल में अगर तीन वेक्टर हैं तो आपको दो कंटिन्यूअस वेक्टर देखने। देखो कंटिन्यूअस वेक्टर ए और बी कंटिन्यूअस नहीं है, ये इधर है और ये इधर है। अगर आप देखें तो कंटिन्यूअस वेक्टर मुझे दिख रहे हैं सी और बी, सी और बी एक ही डायरेक्शन में। तो ये इसका हम मानेंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट, और ये मानना पड़ेगा एंड पॉइंट। क्या आपके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्लियर हो गए? ये वेक्टर गया सी और ये फिर गया बी, ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब कंटिन्यूअस है, एक के बाद एक आगे। डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन कंटिन्यूअस है। ट्राइंगल के अंदर कंटिन्यूअस वेक्टर ढूंढो, नहीं है तो बनाना पड़ता है। तो ये जो वेक्टर हैं इन दोनों का सम ये वेक्टर गया, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच जो वेक्टर जुड़ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल ए इज सम ऑफ वेक्टर सी प्लस वेक्टर, ये आपस में इनका रिलेशन। एक और क्वेश्चन कर लेते, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। अब इसमें आपको ट्राइंगल लॉ लगाकर इनका रिलेशन लिखना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी? एक ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं और ये वेक्टर हैं। व्हाट विल बी द ट्राइंगल लॉ? वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, Vector B is equals to vector C plus vector A. आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये कंटिन्यूअस वेक्टर, दो कंटिन्यूअस वेक्टर नहीं है, तीनों ही कंटिन्यूअस है। तीन है। ये तीनों एक क्लोज लूप लगा रहे हैं। अभी इसमें ट्राइंगल लॉ नहीं लगा, क्योंकि ट्राइंगल लॉ कहता है कि दो रिजल्टेंट साइड में। हाँ, अंतर समझ रहे हो? इसमें तो दो कंटिन्यूअस वेक्टर थे और तीसरा अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें दो कंटिन्यूअस वेक्टर थे और तीसरा अपोजिट था, लेकिन यहाँ तो तीनों ही कंटिन्यूअस है। फिर आपको क्या करना है, किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट। तो आप किसकी डायरेक्शन अपोजिट करोगे? सी की। तो मैं सी की डायरेक्शन अपोजिट करना चाहता हूँ और मैं सी वेक्टर को, अब देखना एक बार में समझना क्या हुआ। अभी ट्राइंगल लॉ नहीं लगेगा इसमें क्योंकि कंडीशन नहीं है। तो ये ए वेक्टर लिखा, ये हमने बी वेक्टर लिखा, दो को रखा, एक कंटिन्यूअस वेक्टर हो गए, लेकिन सी जो है वो कंटिन्यूअस है। तो हम इसकी डायरेक्शन को पलटेंगे। तो आपको बताया था अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन को आप 180 डिग्री से पलट दें तो वो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। तो सी को मैंने डायरेक्शन से पलट दिया, तो ये क्या लिखोगे आप? इसको लिखोगे माइनस। माइनस साइन क्या बताता है? अपोजिट डायरेक्शन। अब लग जाएगा इसमें ट्राइंगल लॉ। क्या कहता है ट्राइंगल लॉ? ट्राइंगल लॉ कहता है कि ए वेक्टर और वी वेक्टर का सम माइनस सी वेक्टर होगा कि नहीं? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी। ये दोनों कंटिन्यूअस वेक्टर है और ये थर्ड साइड जो है वो माइनस सी। या हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज सी। ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक रिजल्ट याद रखना, अगर ट्राइंगल की तीन साइड क्लोज्ड लूप बनाते हैं
तो उन तीनों वेक्टर का सम 0, मतलब उनका रिजल्टेंट 0। अगर if 3 vectors represent closed loop in a triangle, then the resultant or sum of all 3 vector is always C। और ये हमने ट्राइंगल से प्रूव कर सकते हैं। b को माइनस b करोगे तो फिर आप लिखोगे c प्लस a बराबर माइनस। ट्राइंगल लॉ तभी लगता है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम मिलेंगे अगली क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कोई भी स्टूडेंट क्लास मिस ना करे, नहीं तो फिर वो कहना मत मुझसे कि वेक्टर नहीं बना। आप क्लास मिस करोगे अगली, आपसे वेक्टर नहीं बनेगा। लिख के रख लो, आप वेक्टर खत्म आपके लिए। इसलिए अगली क्लास में हम मिलते हैं। आप तैयारी करके आए, रिजल्टेंट और निकालना 2 वेक्टर का, और यही हमारे लिए फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट, टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। ओके, टेक केयर। आज के लिए क्लास